जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप जीएस रिसर्च सेंटर पर। हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण एक्ट की, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा 1833 के चार्टर एक्ट को रिकेप करेंगे, जिससे कि जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि इसमें प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य प्रावधान यह था कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और किसको बनाया गया? विलियम बेंटिंक को। ये था इसका पहला मुख्य प्रावधान। अब इसमें दूसरा मुख्य प्रावधान क्या किया जाता है कि हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में जाति, धर्म व रंग के आधार पर पहले बहुत भेदभाव हुआ करता था, जिसको दूर करने के लिए 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म व रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में हम जानते हैं कि एक नियम आता है 1843 का नियम नंबर 5। 1843 के नियम नंबर 5 द्वारा भारत में एक कुप्रथा, एक कुरीति के रूप में चली आ रही थी, जिसको हम दास प्रथा के नाम से जानते हैं। इसको समाप्त कर दिया गया और इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? एलन मरो को। ये था इसका दूसरा मुख्य प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट की। अब हम बात करते हैं इसके 1833 के तीसरे प्रावधान की। जैसा कि हमने 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि इसमें जो तीसरा प्रावधान किया जाता है कि एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग में विधि सलाहकार या कह सकते हैं विधि निर्माता के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना जाता है, लेकिन ये पूर्ण सदस्य नहीं थे। तो ये थे 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान। अब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की, जिसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या बातें की गई हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1853 के चार्टर एक्ट के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके समय 1853 का चार्टर एक्ट आया, तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। सिंपल सी बात है। अब लॉर्ड डलहौजी, ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने व्यक्तिगत सिद्धांत और हड़प नीति चलाई, जिसमें हम देखते हैं झांसी को इसने अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें बाद में महारानी से युद्ध भी होता है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद सतारा को भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह के कार्य इसने किए। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के समय में 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन चलती है मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही ट्रेन चलती है। और बहुत सारे कार्य इसी के समय में हुए थे। इसके बारे में जानने का उद्देश्य यह था कि आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में पता चल जाए कि इसने किस किस प्रकार के कार्य किए। तो अब शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक निदेशक मंडल, जैसा कि हम जानते हैं कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और 1600 में वह भारत आ जाती है। उसके बाद एक निदेशक मंडल का गठन किया जाता है
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल का गठन किया जाता है। अब निदेशक मंडल के जो सदस्य हैं वो कहां से चुने जाएंगे, तो एक होता है कह सकते हैं सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों का जिनका शेयर सबसे अधिक होता था उन्हीं को सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ले लिया जाता था। सीओपी के सदस्यों को में जिनका शेयर सबसे अधिक होता था उनको सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ले लिया जाता था। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए इसमें कि निदेशक मंडल, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो निदेशक मंडल थी उसकी संख्या 24, निदेशक मंडल की संख्या 24 थी। अब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि जो ये संख्या 24 थी इसमें से 6 माइनस कर दिया गया, 18 कर दिया गया। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट द्वारा जो निदेशक मंडल की संख्या 24 थी या निदेशक मंडल की संख्या को कम कर दिया गया, या इस तरह भी पूछ सकता है किस चार्टर एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट। ये था इसका पहला प्रावधान जिसमें 24 से 18 निदेशक मंडल कर दिए गए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रावधान की। अब इसका दूसरा प्रावधान क्या था, इसमें दूसरा प्रावधान यह किया गया कि जैसा कि हम जानते हैं प्रावधान, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रावधान की जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कार्यकारी समिति हुआ करती थी जिसमें गवर्नर जनरल प्लस में काउंसिल अर्थात परिषद और एक विधि सदस्य। जैसा कि हमने 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि एक विधि आयोग का गठन किया जाता है, इसमें विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जी को चुना जाता है और एक विधि सदस्य मिलकर कार्य करते थे। और इसमें जो कार्यकारी समिति की जो सदस्यों की संख्या होती थी वो 4 होती थी। इस 4 को 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया अर्थात बढ़ा दिया गया। इसमें इसको 12 कर दिया गया। कार्यकारी सदस्यों की संख्या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा 4 से 12 कर दिया गया और जिसमें से जो 6 सदस्य थे वो ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 12 सदस्यों में से 6 सदस्य जो वहां की महारानी होती थी, जो वहां के राजा होते थे, वो मनोनीत करते थे। उनका निर्वाचन नहीं होता था, उनको मनोनीत किया जाता था 6 सदस्यों को। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसी के तहत एक और प्रावधान किया जाता है कि जो उसमें विधि सदस्य, जो एक विधि सदस्य चुना गया था जो कि कार्यकारी समिति में कार्य करते थे, वो पूर्ण सदस्य नहीं थे। जैसा कि हमने 1853 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि विधि आयोग का गठन किया जाता है और विधि सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण सदस्य नहीं हुआ करते थे। तो इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि जो विधि सदस्य हैं उनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये था इसका दूसरा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक विधान परिषद का गठन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। ये था इसका दूसरा प्रावधान। अब इसके हम लास्ट जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या किया गया कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसी के शासनकाल में जो सिविल
सेवा परीक्षा जो सिविल सेवा की परीक्षा थी, अर्थात जैसे आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसमें जो पहले डायरेक्ट वहां से ब्रिटेन से चुन के आ जाते थे, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा को प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन हमें, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसकी जो सिविल सेवा की, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिविल सेवा के जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रतियोगी रूप में परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के समय हुई और 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान। तो ये थे इसके मुख्य प्रावधान। थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। पहले में क्या किया गया कि निदेशक मंडल अर्थात सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन बनता था? जो सीओपी होते थे, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, उनके सदस्यों में जिनका शेयर सबसे अधिक होता था उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात सीओडी में रख लिया जाता था। उस समय सीओडी की संख्या 24 थी, जिसमें 1853 की चार्टर एक्ट के द्वारा इसमें जो सीओडी की संख्या है 6 माइनस कर दी गई, अर्थात 18 कर दी गई। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट द्वारा जो निदेशक मंडल की संख्या 24 थी उसको 18 कर दी गई, तो था 1853 का चार्टर एक्ट। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रावधान की। दूसरे प्रावधान में किया गया कि जो एक कार्यकारी समिति थी जिसमें गवर्नर जनरल और परिषद और एक विधि सदस्य कार्य करते थे, जिनकी संख्या 4 थी, उनकी संख्या को इंक्रीज किया गया। उनकी संख्या 4 से 12 कर दी गई, जिसमें से 6 ताज अर्थात ब्रिटिश ताज द्वारा चुन के आते थे, मनोनीत करके आते थे, और बाकी 6 वैसे हुआ करते थे। और जो हमने 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि एक विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें विधि सदस्य के रूप में मैकाले को चुना गया। अब इसमें क्या किया गया कि 1833 में जैसे हमने पढ़ा कि वो पूर्ण सदस्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन 1853 की चार्टर एक्ट में यह प्रावधान आया कि इनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यह था उसका दूसरा प्रावधान, अर्थात एक विधान परिषद का गठन किया गया। और इसमें अब हम बात करते हैं तीसरे प्रावधान की। इसमें तीसरा प्रावधान यह था कि सिविल सेवा की परीक्षा को प्रतियोगिता के आधार पर किया गया, अर्थात जो वैसे चुन के आ जाते थे ब्रिटेन से, वो प्रतियोगिता के आधार पे चुने जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ मुख्य प्रावधान। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।